हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग? बढ़िया। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पढ़ी थी, ठीक है। अभी हम उसी, ये वीडियो एग्जैक्ट उसी पे डिपेंड है, पूरी तरह से उसी का पार्ट है। क्लियर? इसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, है ना, 2-3 रिएक्शन पढ़ी थी हमने। एक बार रिमाइंड करा रहा हूं मैं। जैसे सोडियम लिया था, ठीक है, सोडियम के साथ हमने क्लोरीन की रिएक्शन कराई थी, क्लोरीन गैस की, और हमें 2NaCl मिल रहा था, जिसमें से सोडियम ने लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन किया था, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट किए थे। इसने क्या किया, उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया था। तो यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन और सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा था। क्या इसका अपोजिट नहीं हो सकता है? ठीक है, मतलब क्या सोडियम एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्लोरीन डोनेट नहीं कर सकता है? ये दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव ट्रांसफर, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इसके लिए मैं 2 या 3 एग्जाम्पल लूंगा तुम्हारे सामने, 2 एग्जाम्पल लूंगा जिसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों सोडियम ही दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्यों क्लोरीन ही ले रहा है। क्या क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, या सोडियम एक्सेप्ट नहीं कर सकता है? इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव ट्रांसफर। कौन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो, हम सबसे देखो, ये टॉपिक तुम्हें 2 तरीके से समझना है। एक तरफ मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा और एक तरफ रिएक्शन की बात होगी। ठीक है, जब हम कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले रहे हैं, किसका? कॉपर नाइट्रेट का। ये मैंने इसमें कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन फिल किया है बेटा, CuNO3 होल ट्वाइस। ये कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर मैं जिंक मेटल की रॉड डिप करके रखता हूं, ठीक है। ये किसकी रॉड है? जिंक की स्ट्रिप है, Zn स्ट्रिप। धीमे धीमे बेटा मैंने क्या किया, इसको स्टिर करना स्टार्ट किया, ठीक है। इस रॉड को पकड़ के ऐसे घुमाना स्टार्ट करता हूं। अच्छा, ये जो कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, स्टार्टिंग में बेटा इसका कलर होता है ब्लू। अब मैं तुम्हें बता देता हूं क्यों ब्लू कलर होता है। नाइट्रेट आयन का अपना कोई भी कलर नहीं होगा, दैट इज, ये जो नाइट्रेट है ना, NO3-, इसका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन जो Cu2+ आयन है, क्या बोल रहा हूं, जो Cu2+ आयन है उसका अपना ब्लू कलर होता है। मतलब जहां भी Cu2+ आयन फॉर्म होगा वहां पे कलर ऑफ द कंपाउंड ब्लू की तरफ बढ़ने लगेगा, ठीक है। इसीलिए ये कॉपर Cu2+ आयन की वजह से, Cu2+ आयन की वजह से इसका कलर बेटा ब्लू कलर होता है, वो भी डीप ब्लू, ठीक है, डीप ब्लू कलर। याद रखना कॉपर नाइट्रेट का किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ Cu2+ आयन। चलो, मैंने क्या किया, इसे रॉड को स्टिर करना स्टार्ट किया यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इसका ये जो ब्लू कलर है धीमे धीमे बेटा फेड होने लगता है। ब्लू कलर फेडिंग, और ये Zn की स्ट्रिप है। क्लियर? ये कलर क्या होगा, धीमे धीमे फेड होना स्टार्ट होगा। अब देखो होता क्या है, यहां से Cu2+ आयंस जो इस सॉल्यूशन के अंदर पड़े हैं, ये सॉल्यूशन 2 आयन से मिलके बना है, कॉपर Cu2+ के आयन से और NO3- के आयन से, ठीक है। ये Cu2+ के जो आयन्स हैं, ये क्या करते हैं, धीमे धीमे यहां से अलग होना स्टार्ट करते हैं, या तो ये मेटल रॉड के ऊपर जाके चिपकने लगते हैं,
ठीक है, क्या करेंगे, मेटल रॉड के ऊपर जाके चिपकने लगेंगे, कौन, Cu2+ के आयंस, ठीक है। और यहां से Zn, ये स्ट्रिप किसकी थी, Zn की, दैट इज Zn, वो भी कैसा है, सॉलिड है, सॉलिड मेटल की स्ट्रिप है, ठीक है। यहां से Zn धीमे धीमे टूटने लगता है Zn2+ आयंस में, किसमें, Zn2+ आयंस में। तो Zn2+ आयंस क्या होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर जाने लगते हैं। दो चीज हो रही है, Cu2+ आयंस इसके ऊपर जाएंगे, Zn2+ आयंस इससे नीचे आएंगे, ठीक है। तो यहां पे ये जो ऑब्जर्वेशन मिल रहा है तुम्हें, बीच में ये एक इंटरमीडिएट स्टेज दिखेगी, ठीक है। इस इंटरमीडिएट स्टेज पे आपको मेन ये याद रखना है कि जो ब्लू कलर सॉल्यूशन का था, कॉपर नाइट्रेट, ये जो सॉल्यूशन ले रखा है, इसका ब्लू कलर फेड होने लगेगा। फिर लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो लास्ट स्टेप है बिल्कुल, उसमें क्या होगा बेटा, ये जो कॉपर मेटल है, ठीक है, Cu2+ आयंस जो हैं पूरी तरीके से जिंक मेटल की जो रॉड है, ठीक है, उस पे जाके यहां पे चिपक जाएंगे, रॉड के ऊपर, डिपॉजिटेड ऑन दी Cu2+ आयंस, डिपॉजिटेड ऑन दी मेटल रॉड। मतलब अब इस सॉल्यूशन के अंदर कोई भी Cu2+ आयंस नहीं बचे, कोई भी Cu2+ आयंस नहीं बचे। यहां पे कौन आ गया, जो जिंक मेटल के कौन टूट रहे थे, यहां से Zn2+ आयंस टूट रहे थे। तो अब यहां पे लास्ट स्टेप में क्या रह गया, Zn2+ आयंस और नाइट्रेट के NO3- आयंस। Cu2+ आयंस कहां गए, ये डिपॉजिट हो गए स्ट्रिप के ऊपर, ठीक है, पूरी तरीके से। ये फाइनल स्टेप है। और जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन मिलता है इसका, वो ये मिलता है कि ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, पहले फेड हुआ इंटरमीडिएट स्टेप में, और लास्ट में एकदम कलरलेस हो जाता है, एकदम कलरलेस हो जाता है। अब देखो रिएक्शन में अंदर क्या हुआ है, Zn सॉलिड मेटल ने रिएक्शन की किससे, CuNO3 होल ट्वाइस, दैट इज कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन से। और यहां पे Zn2+ आयंस अंदर चले गए, NO3 के साथ प्रोडक्ट बनाएंगे, तो यहां पे बन जाता है ZnNO3 होल ट्वाइस, और Cu2+ आयंस अब इससे हटके कहां चिपक गए बेटा, मेटल के ऊपर चिपक गए, मतलब अब एकदम सॉलिड बन गए। तो यहां पे Cu सॉलिड बन जाता है, ठीक है। और यहां पे CuNO3 ये एक्वियस स्टेट में है, और यहां पे ये एक्वियस का मतलब होता है कोई भी चीज जिसका सॉल्यूशन बना हुआ हो, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब तुम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देखोगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करते हैं। Zn जब अपनी सॉलिड स्टेट में है तो उसके ऊपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज 0। लेकिन जब तुम यहां पे देखोगे ZnNO3 में, जब तुम इसका निकालोगे चार्ज, तो एक NO3 पे बेटा नेगेटिव होता है, पूरे NO3 को मिला के बोल रहा हूं, तो 2 NO3 पे 2 नेगेटिव हो जाएंगे, NO3 ट्वाइस हुआ तो बताओ Zn पे कितना होगा, Zn का चार्ज यहां पे बेटा +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2। Zn यहां से 0 से +2 में गया, मतलब Zn का क्या हो गया है बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। और Cu यहां पे NO3 पे कितना चार्ज, एक NO3 पे 1 नेगेटिव, 2 NO3 पे 2 नेगेटिव, तो Cu पे कितना, +2, कितना बेटा, +2। और यहां पे जब कॉपर सॉलिड बन गया तो यहां पे कॉपर पे 0, तो मतलब कॉपर का क्या हो रहा है बेटा, अल्टीमेटली कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। एक तो ये बात समझानी है। दूसरी बात आपको क्या समझानी है कि अब देखो इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बेटा ये, जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब चीजें मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझाई हैं, ठीक है। देखो इस रिएक्शन को केवल आयोनिक फॉर्म में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, Zn सॉलिड, और मैं यहां पे एनायन नहीं ले रहा हूं, क्योंकि एनायन तो यहां पे भी नेगेटिव है, 1 NO3 नेगेटिव, 2 NO3 पे 2 नेगेटिव, यहां भी वही है। तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर NO3 के ऊपर नहीं हुआ है, चेंज किस किस के बीच में हुआ है, Zn और कॉपर के बीच में। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, Cu2+ एक्वियस, कहीं कहीं बुक्स में आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। और Zn2+ एक्वियस बन जाता है,
और Cu सॉलिड बन जाता है। ठीक है, जिसमें यहां पे ऑक्सीडेशन दिखाना है आपको और यहां पे बेटा क्या दिखाना है आपको, रिडक्शन दिखाना है। समझ में आ रहा है? देखो अब प्रैक्टिकल दोबारा एक बार मैं लिंक कर रहा हूं। जो रिएक्शन हुई थी पहले मैंने आपको यह समझाया, ठीक है, फिर मैंने आपको रिएक्शन समझाई। स्टार्टिंग में हमारे पास दोनों चीजों को लिंक करना है आपको, तब अच्छे से समझ में आएगा। यहां Zn सॉलिड था, Zn सॉलिड की स्ट्रिप ली मैंने, ठीक है, CuNO3 का होल ट्वाइस सॉल्यूशन है ये भरा हुआ, ठीक है। रिएक्शन करना मैंने क्या किया, रिएक्शन करवाने के लिए स्टिर करना स्टार्ट किया। बीच में मैंने आपको बताया क्या होगा, Zn सॉलिड धीमे धीमे Zn2+ आयंस में टूट टूट के सॉल्यूशन के अंदर जाएगा और यहां से Cu2+ आयंस इस सॉल्यूशन में से ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है, Zn स्ट्रिप की तरफ आएंगे। ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या होगा, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन अब धीमे धीमे फेड होने लगेगा। कहीं कहीं यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट की जगह किसी किसी बुक में कॉपर सल्फेट भी लेते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, एनायन का अपना कोई कलर नहीं है यहाँ, ना नाइट्रेट आयन का ना सल्फेट आयन का, दोनों में से कोई भी ले लो। लेकिन मेन जो ब्लू कलर दिखा रहा है वो Cu2+ आयंस की वजह से दिखा रहा है। जहां भी Cu2+ आयंस आते हैं, ठीक है, वहां पे ब्लू कलर दिखने लगेगा। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज हुई। फिर इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या हुआ, Zn के जो आयंस है यहां से रॉड के नीचे से Zn2+ के आयंस तो पूरे टूट के नीचे गिर गए सॉल्यूशन में और Cu2+ के आयंस इस पे चिपक गए, मतलब Cu2+ अब Cu सॉलिड बन गया, ठीक है, इस पे चिपक के, और यहाँ पे Zn2+ एक्वियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वही रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी हुई है। फिर ये भी बताया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग में इमेजिन करो, अगर मैं बात करूं कि इक्विलिब्रियम कहां होगा, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कहां लाई कर रहा होगा। ये इक्विलिब्रियम क्या है, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो। मतलब जितनी ये रिएक्शन इधर की तरफ जा रही है, जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, मान लो ये स्टार्टिंग में 100 था और प्रोडक्ट 0 था, ठीक है, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, जब टाइम मेरा 0 था, ये 100 था और ये 0, प्रोडक्ट क्या था 0। जब मैं एक ऐसा टाइम आया, मान लो t सेकेंड, जहां पे बेटा रिएक्टेंट भी 50 प्रोडक्ट भी 50, रिएक्टेंट भी 50 और प्रोडक्ट भी 50, उस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। वो कौन सी स्टेज होगी इक्विलिब्रियम वाली, ये वाली स्टेट होगी जहां पे इंटरमीडिएट बन रहा है। कुछ आयंस Zn2+ के यहां आ चुके थे, कुछ Cu2+ के यहां जा चुके थे। तो ये वो स्टेट है जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन हुई है उतनी ही बैकवर्ड रिएक्शन हुई है, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ब्लू कलर अब फेड हो गया, लास्ट में सॉल्यूशन कलरलेस बन गया। क्यों? क्योंकि अब Zn2+ के आयंस आ गए, ठीक है। अब वहां पे Cu2+ के आयंस नहीं बचे हैं, Cu सॉलिड बन गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसीलिए हमने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से आपको ये समझाया है कि कैसे जिंक ही अपने 2+ आयंस को छोड़ रहा है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है और Cu2+ उन्हें गेन करके सॉलिड बन रहा है। इसी के कारण से क्या होता है, ब्लू कलर फेड हो जाता है Cu2+ आयंस का Cu सॉलिड में कन्वर्ट होने से। समझ में आया? ठीक है, एक और रिएक्शन लेने जा रहा हूं। अच्छा, तो मैं यहां पे क्या ये बोल सकता हूं, क्या मैं यहां पे ये कंक्लूड करके रख रहा हूं अभी एक छोटी सी समरी, एक और बाद में करूंगा, कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, अगर दोनों में कंपैरिजन करूं Zn में और Cu में, तो किसकी ज्यादा होगी बेटा, जिंक की ज्यादा होगी। किससे? कॉपर से। जिंक की ज्यादा होगी कॉपर से। अगर कॉपर की ज्यादा होती तो ये रिएक्शन रिवर्स भी पॉसिबल थी, ठीक है। रिवर्स कैसे, देखो रिवर्स कैसे, यहां पे मैं सब चीजें चेंज कर रहा हूं। देखो रिवर्स का मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने यहां पे Zn की जगह Cu की स्ट्रिप ली है और यहां पे CuNO3 की जगह मैंने ZnNO3 का सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है। और यहां पे ये चीजें याद रखना कि Cu की वजह से
सॉल्यूशन का कलर आ रहा था यहाँ पे, अब ये ब्लू कलर का नहीं होगा, ये पहले कलरलेस होगा। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए यहाँ पे, Zn2+ आयंस इस पे जाने चाहिए और Cu2+ आयंस रिलीज होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा सॉल्यूशन में, Cu2+ आयंस आ जाएंगे और Zn आयंस यहाँ पे चिपक जाएंगे रॉड पे आके। सब कुछ रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब Cu सॉलिड लिया है आपने और रिएक्शन करा रहे हो ZnNO3 के होल ट्वाइस से, तो कलर वो नहीं होगा जो ब्लू था। ब्लू कलर तो कॉपर 2+ आयंस की वजह से था, यहाँ पे तो Zn2+ आयंस है। ठीक है, और आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और जिंक हो जाएगा सॉलिड। मतलब देखो कॉपर यहाँ पे स्टार्टिंग में सॉलिड स्टेट में था, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। मतलब ये पहले कलरलेस सॉल्यूशन था जब ये ZnNO3 का सॉल्यूशन था, यहाँ पे ZnNO3 का सॉल्यूशन था, ये कलरलेस था, लेकिन लास्ट में तो CuNO3 का बना, तो ये कलरलेस से ब्लू चेंज हो जाना चाहिए था। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, अगर दोनों तरफ से दोनों का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी भी ZnNO3 का सॉल्यूशन में अगर तुम कॉपर की स्ट्रिप डाल के ऐसे स्टिर करोगे तो ZnNO3 का सॉल्यूशन पहले कलरलेस होता है। तुम कितनी भी देर स्टिर करते रहो, ठीक है, कभी भी सॉल्यूशन ब्लू नहीं होगा। क्यों ब्लू नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो स्ट्रिप है सॉलिड वो Cu2+ में चेंज नहीं हो रहा है। Cu सॉलिड कभी भी इस रिएक्शन में Cu2+ में चेंज नहीं हो रहा है, ये याद रखना। ठीक है, इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो मैं इन दोनों को Zn और Cu का अगर कंपैरिजन करूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि दोनों में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो जिंक मेटल की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो कॉपर से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये कंक्लूजन निकाला है, दोनों रिएक्शन करके दिखाई है मैंने आपको, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, तो याद रखना ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं होगी। इसके बाद और एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, हम ले रहे हैं कॉपर की स्ट्रिप, ठीक है, और रिएक्शन करा रहे हैं हम उसकी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से AgNO3। ठीक है, और यहां पे हमको मिलता है CuNO3 का होल ट्वाइस एक्वियस प्लस CuNO3 का होल ट्वाइस और Ag हो जाता है सॉलिड। मैंने क्या किया है, बीकर के अंदर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरा है, AgNO3 लिया है। ठीक है, AgNO3 सॉल्यूशन कलरलेस होता है। इसके अंदर मैंने कॉपर की स्ट्रिप डाली है सॉलिड। कौन सी स्ट्रिप डाली है? सॉलिड। देखो अभी कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले रखा था जब मैं तुम्हें रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा रहा था पहले वाले एग्जांपल की। यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट लिया है, ठीक है, तो सॉल्यूशन अलग है, मेटल भी दूसरा है। कॉपर स्ट्रिप ली, फिर से मैंने क्या किया, मैं इसको स्टिर करना स्टार्ट करता हूँ, ये रॉड को पकड़ के इस सॉल्यूशन के अंदर घुमाना स्टार्ट करता हूँ, तो जो स्टेट आएगी वो कुछ ऐसी होती है, इंटरमीडिएट जो स्टेट आएगी बेटा यहाँ पे, जो हमें प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन मिलता है वो क्या मिलता है कि इस सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर डेवलप होने लगता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्या है, ब्लू कलर डेवलप होने लगेगा। और ये जो रॉड है, ठीक है, इसमें से Cu सॉलिड, क्या बोल रहा हूं, कॉपर के कुछ एटम्स टूट टूट के Cu2+ आयंस बनने लगेंगे और ये Cu2+ आयंस कहाँ जाएंगे? सॉल्यूशन में। इसमें से कॉपर सॉलिड से Cu2+ आयंस किस में जाएंगे बेटा? इसके अंदर जाना स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। और जो इसके अंदर पहले AgNO3 पड़ा था ना, AgNO3 का सॉल्यूशन है, मतलब ये किस किस से मिलके बन रहा है? Ag+ और NO3 नेगेटिव। ये आयंस होंगे, एक नहीं होंगे, नंबर ऑफ आयंस होंगे। ठीक है, तो यहां पे अब वो Ag+ क्या करेगा, Ag+ इस सॉल्यूशन के अंदर से इस पे आना स्टार्ट करेगा और ये कॉपर की स्ट्रिप है, यहां से कॉपर सॉलिड टूट टूट के आयंस की फॉर्म में इसके अंदर जाने लगेगा। अब मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जहां पे भी Cu2+ आयंस पहुंचेंगे वहां पे ब्लू कलर डेवलप होने लगेगा, और ऐसा ही होता है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर डेवलप होने लगता है। पहले ये बिल्कुल कलरलेस था, ब्लू कलर डेवलप होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर Cu2+ आयंस आने लगे।
तो यहां पे आप लिख सकते हो ब्लू कलर डेवलपिंग इन सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, और लास्ट स्टेप जो आप देखोगे उसमें तो क्या होता है कि ये पूरा सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है, ये पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ठीक है, और ये जो मेटल की रॉड है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ आयंस डिपॉजिट भी दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखो ये ब्लू किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि इसके अंदर से यहां पे जो नीचे रॉड के नीचे जो Cu सॉलिड था वो Cu2 प्लस आयंस बन के इस सॉल्यूशन के अंदर आ गए। ठीक है, NO3 यहां पे था ही, ठीक है, NO3 नेगेटिव के आयंस थे, और Ag प्लस ये जो मैं इनसे डिपॉजिट किया ये कौन जमा हुआ है, Ag प्लस जो सॉल्यूशन के अंदर थे वो अब Ag बन गए, मतलब Ag सॉलिड बन गए, सॉलिड ही तो डिपॉजिट होगा किसी पे। ठीक है, तो ये रॉड लास्ट में थोड़ी सी मोटी हो जाती है, अपने साइज से थोड़ा सा वेट इसका इंक्रीज हो जाता है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल देखो, मैंने क्या किया, कॉपर सॉलिड लिया, स्ट्रिप ली, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व की। ठीक है, इसको स्टिर करना स्टार्ट किया, रिएक्शन हो रही है, एक स्टेट आएगी जहां पे ब्लू कलर डेवलप होने लगेगा, इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, फिर फाइनली क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है, जो हमें सॉल्यूशन मिला है वो ब्लू कलर का मिल जाता है, ब्लू कलर का मिल जाता है, किससे, कलरलेस से। ठीक है, और तो फिर हमने देखा कि ये तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन रहा कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाता है। अब रिएक्शन में देखो, Cu सॉलिड, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, सॉलिड स्टेट में 0। यहां पे जब तुम देखोगे, सॉरी ऊपर नहीं, NO3 का होल ट्वाइस नीचे आएगा। ठीक है, जब तुम बेटा यहां पे देखोगे तो यहां पे NO जो Cu है वो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो यहां पे कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हो रहा है यहां पे, ऑक्सीडेशन। और सिल्वर देखो यहां पे NO3 का एक ही मॉलिक्यूल है, पूरे NO3 का मिला के नेगेटिव चार्ज होता है, तो Ag का कितना हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कितना चार्ज हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जो पूरा कंपाउंड है ना उसका मिला के 0 आना चाहिए। तो कैटायन और एनायन, अगर एनायन पे एक नेगेटिव है तो उसके कैटायन पे एक ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे Ag क्या है, अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ आ गया है, 0 में आ गया है। कहाँ आ गया है बेटा, 0 में आ गया है, मतलब इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इसके पास पहले एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब वो बिल्कुल 0 बन गया, दैट इज रिडक्शन हो गया है इसका। ठीक है, तो यहां पे कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, सिल्वर का क्या हुआ, रिडक्शन। इस रिएक्शन को आप आयोनिक फॉर्म में देखो, इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म बोलते हैं। आयोनिक फॉर्म में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, Ag प्लस एक्वियस से रिएक्शन हुई, ठीक है, और फॉर्म हुआ Cu2 प्लस एक्वियस, जिसकी वजह से सॉल्यूशन ब्लू हुआ है, और यहां पे Ag बन गया है सॉलिड। ठीक है, ये रिएक्शन को, ऐसी रिएक्शंस को आयोनिक बोलते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, केवल इसका नेगेटिव यहां से हटा दिया है, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पॉजिटिव जनरेट हो गया। ठीक है, ऐसे यहां पे इसका नेगेटिव हटा दिया, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पॉजिटिव जनरेट हो गया। तो ये रिएक्शन आपने देखी। फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब चीजें मैं इससे पिछले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अब जैसे मैंने वहां पे बोला था, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं इस रिएक्शन को रिवर्ट करूं, रिवर्ट मतलब कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लूं, ठीक है, और सिल्वर मेटल से इसकी रिएक्शन करूं, और मुझे प्रोडक्ट मिले वो आगे वाला जो रिएक्टेंट था, Cu सॉलिड, AgNO3, ठीक है, एक्वियस, ये मिले कंपाउंड। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में चेंज होने चाहिए। क्या चेंज होने चाहिए कि मैंने यहां पे पहले CuNO3 लिया, चेंज करता जा रहा हूं मैं, देखते जाना, CuNO3 का होल ट्वाइस लिया, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। यहां पे कौन सा आयन, कौन कौन से आयन रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर, Cu2 प्लस और NO3 नेगेटिव। स्ट्रिप किसकी ले रहा हूं, स्ट्रिप Ag सॉलिड है, सिल्वर मेटल सॉलिड लिया है।
ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको स्टिर करना स्टार्ट किया, तो रिएक्शन में क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन के अंदर से Cu2+ आयन यहां जाने चाहिए। ठीक है, और अच्छा एक चीज बताना भूल गया, अगर यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया है आपने, तो ये सॉल्यूशन कौन से कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा। मतलब अब ब्लू कलर क्या होगा, फेड होना स्टार्ट होगा, फेडिंग। ठीक है, फेड होना स्टार्ट होगा, और यहां से Cu2+ आयंस इसके ऊपर जाएंगे, Ag इसमें से टूट के यहाँ पे आएंगे, Ag सॉलिड से Ag+ बनेगा। ठीक है, और लास्ट स्टेप में क्या होना चाहिए कि ये जो सॉल्यूशन है ब्लू कलर से क्या हो जाना चाहिए, AgNO3 कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कलरलेस होता है, तो मेरा जो सॉल्यूशन बनेगा फाइनली वो कलरलेस बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए बेटा, कलरलेस, इस रिएक्शन के हिसाब से। लेकिन कलरलेस नहीं बनता है, कलरलेस नहीं बनता है। इसका मतलब आप ब्लू कलर का कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लो, उसके अंदर सिल्वर मेटल की स्ट्रिप को, रॉड को कितनी भी देर घुमाते रहो, लेकिन वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन कभी भी कलरलेस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इस रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो, Cu2+ का क्या होना चाहिए, रिडक्शन हो रहा है यहां से यहां, क्योंकि ये 0 है। ठीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, रिडक्शन हो रहा है, गेन की है इसने इलेक्ट्रॉन। देखो इसके पास कमी है, इसने वो कमी पूरी की तो अपनी न्यूट्रल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। इसके पास ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां पे अगर इसकी सिल्वर की वो काउंट करोगे आप, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना है तो 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो यहां पे पॉजिटिव, ये क्या है, ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली देखने को ही नहीं मिलता है, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी, कॉपर मेटल की स्ट्रिप को मैं अगर कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट में ऐसे स्टिर करूं तो वो जरूर ब्लू कलर का हो जाता है। लेकिन ब्लू कलर का सॉल्यूशन सिल्वर मेटल की स्ट्रिप घुमाने से वापस ये नहीं बनेगा, रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या ये कह सकता हूं, जब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं, तो कि कॉपर की जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा है किससे, सिल्वर से। किससे बेटा, सिल्वर से। बात समझ में आ रही है, किससे ज्यादा है, सिल्वर से। इन दोनों रिएक्शंस को, इससे पिछले वाली और ये वाली, कंक्लूड करके मैं आपको एक कंक्लूजन दे रहा हूं कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं बात करूंगा टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी, Zn की देखी हमने, फिर Cu की देखी, फिर Ag की देखी, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर उल्टा भी हो रहा होता, रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल होती, तो ये शायद यहां होता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल डेटा में क्या है, हमें हमेशा ये तुम्हें डायरेक्ट कंक्लूजन दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता क्यों है उसको समझाने की तुम्हें कोशिश की है। अच्छा, एक टर्म आता है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, ये बहुत छोटा सा, खाली समझ लो, इसमें कुछ खास बात नहीं है। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस वो होती हैं जो रिएक्शन एक ही कंटेनर के अंदर हो रही हो, एक ही कंटेनर के अंदर हो रही हो। यहीं पे मैंने Ag लिया हुआ है, ठीक है, ये उल्टा लिया हुआ है, लेकिन जो सही था वो ये था, Cu रॉड थी, ठीक है, और यहां पे AgNO3 था। ठीक है, तो जो रिएक्शन थी डायरेक्ट, वो दोनों मेटल के आयंस में और सॉलिड मेटल में यहीं पे हो रही थी, इसी के अंदर हो रही थी। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट का मतलब होता हो, इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि मैं Zn मेटल एक में ले रहा हूं, कॉपर मेटल एक में ले रहा हूं, और यहां पे Zn, मान लो ये Zn लिया है, मान लो ये मैंने कॉपर लिया है, ठीक है, ये ZnSO4 सॉल्यूशन में होगा और ये CuSO4 सॉल्यूशन में होगा। इस तरीके से दो बीकर होते हैं, वो आपस में कनेक्ट रहेंगे बेटा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस तरीके से होगा, मतलब एक बीकर से दूसरे बीकर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। मतलब दोनों अलग अलग बीकर में हो, उन्हें बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, केवल याद रखना है, कोई ऐसे पूछेगा नहीं तुमसे, लेकिन बस इतना सा याद रखो, जब एक ही बीकर के अंदर हो रही हो तो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, उन्हें डायरेक्ट बोलते हैं, ऐसी रिएक्शंस को इनडायरेक्ट बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कॉन्सेप्ट आपके क्लास 12th में आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, ठीक है, वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये।
अच्छा, एक और छोटी सी चीज बतानी है कि अब हम क्या कर सकते हैं। मैंने तो आपको केवल 3 मेटल के बेस पे रिएक्शंस के हिसाब से सिखा दिया, ठीक है, लेकिन ऐसी ही एक सीरीज होती है जिसमें मैं नंबर ऑफ मेटल्स को उनकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और कुछ नहीं होगी, ए सीरीज in which metals are arranged in increasing or decreasing order of their tendency to lose electrons is called electrochemical series। याद रखना है आपको, ठीक है। मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसलिए लिखा है, एनसीईआरटी में देखोगे आप तो एनसीईआरटी में डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी, ठीक है, और अगर किसी रिफ्रेशर में देखोगे, मतलब अलग अलग ऑथर की बुक में अलग अलग तरीके से मिलती है, इसलिए दोनों ही सही हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है, ठीक है, बस उसको उलट के लिख देता है वो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहिए, थैंक यू।